कि हमल का जो आखिरी 1-1.5 महीना होता है उसकी मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और उसके फिर डिलीवरी के कितनी देर के बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशन को सेटल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर तनवीर, जिस तरह प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शुरू के 3 माह, दरमियान के 3 माह और एंड के 3 माह। अब आप एंड के 3 माह में से पर्टिकुलरली लास्ट 1.5 माह की बात करें, उसमें माँ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं और बच्चे से भी। जिस तरह शुरू के 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा बन रहा होता है, हार्ट बीट आ रही होती है, इसी तरह एंड के 3 माह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द रीज़न बीइंग कि उसमें सारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डेवलप हो रहे होते हैं, लंग मैच्योरिटी हो रही होती है। इसके अलावा एंड के दिनों में हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट खातून का पेट एकदम से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। द रीज़न बीइंग कि ये ग्रोथ पीरियड होता है जिसमें बच्चे का मसल मैस डेवलप हो रहा होता है। अब चूंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है एक्सेलरेटेड किस्म की एंड के 3 माह में, तो उसकी वजह से माँ के न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन ग्रोथ पीरियड के बीच में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, खास तौर पे लाइक जिस प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज़ हो जाती है, जिसका नाम पर्टिकुलरली जेस्टेशनल डायबिटीज़ रखा गया है, क्योंकि ग्रोथ डिमांड बढ़ी हुई होती है तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। और अगर कोई ऑलरेडी डायबिटिक है तो उसका ब्लड शुगर लेवल इस दौरान में काफ़ी ब्राइट चांस होता है कि वो अनकंट्रोल हो जाएगा। उसकी दवाई की मिकदार टाइट्रेट करने की, ऑप्टिमाइज़ करने की और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या बीच में डिफरेंट मल्टीपल रिजीम्स एडेड की जा सकती हैं। इसके अलावा इसी दौरानिए में हामला ख़वातीन से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है, वो भी हो सकती है। उसमें और डेडली कंडीशन जिसमें प्रोटीन सिक्रीट होना शुरू हो जाए, यूरिन के अंदर चर्बी आना शुरू हो जाए, तो प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। आपको पता चलेगा एक खातून है जो प्रेग्नेंट भी है, एंड के 3 माह चल रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल जा रहा है, वो बिल्कुल पफी सूजी हुई है, पहचानी भी नहीं जा रही, पैर जूती में भी पूरे नहीं आ रहे, अडीमा हुआ है, आप हाथ पैर पे या पेट पे लगाते हैं तो उंगली अंदर ही चली जाती है क्योंकि सारा अंदर फ्लूइड कलेक्शन हुई हुई है। इसके अलावा इसमें प्री एक्लेम्शिया में और सीवियर कंडीशन हो जाए तो खातून को झटके भी पड़ना शुरू हो सकते हैं, जो कि एक्लेम्शिया होता है, जो कि रीज़न ऑफ मैटरनल डेथ्स भी है। और उसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। उसमें तो फ़ौरन कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल उसको लेके आइए ताकि उसको ऑप्टिमाइज़ करके डिलीवरी की जाए और उसको एंटी हाइपरटेंसिव दिया जाए, क्योंकि सीवीए, फालिज का अटैक और इरिवर्सिबल चेंजेस में एंड अप कर सकती है। इसके अलावा एंड के दिनों में ही एक खास लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो जाती है, जिसे ऑब्स्टेटिक कॉलिस्टेसिस, या इसके अलावा एक और डेडली कंडीशन फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसमें लिवर जो है वो काइंड ऑफ फेल हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता। जो नॉर्मल लिवर एंजाइम जिनका लेवल ALT AST का लेस देन 35 लेस देन 37 हो जाता है, वो उससे बढ़ जाता है। अब उसकी सिवेरिटी वाइज ये लेवल लेस देन 100, मोर देन 100, इवन 200 300 में जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप बीच में डाइट का, पानी का ध्यान नहीं रखें तो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E हो सकता है, जो कि बहुत फेटल हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं माँ और बच्चे दोनों के लिए। इसके अलावा इसके इन्हीं खास एंड के 2-3 माह में चूँकि पेट बहुत बड़ा हुआ होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ होता है, बच्चे का पानी भी काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है, यानी जो नॉर्मल यूटस 4 ml एक खाने की चम्मच के बराबर कैपेसिटी होती है, वो एंड के दिनों में 4 लीटर यानी 4000 ml के करीब हो जाते हैं। तो आप सोचिए किस कदर प्रेशर है। उसकी वजह से एकदम से अगर पानी की थैली फट गई है तो आवल फट सकती है, यानी प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, दैट कुड बी अगेन डेडली। इसके अलावा अगर आवल किसी की नीचे चली आ रही है तो एंड के दिनों में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, वो अगेन माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर, यानी एंड के 1.5 माह हैं लेकिन अभी एग्जैक्ट 37 वीक्स पे नहीं पहुंचे, तो उससे कबल इस वक्त अगर दर्दें स्टार्ट हो गई हैं तो प्री टर्म लेबर यानी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो यानी उसमें माँ को तो उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा, बट देयर कुड बी इन्फेक्शन, वो हमें रूल आउट करनी चाहिए, बट बच्चे की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो उसमें अच्छी नर्सरी में बच्चे का स्टे जो है वो बहुत मैंडेटरी है ताकि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह टाइमली हैंडल हो सके और वो ठीक से स्ट्राइव कर सके। इसके अलावा जब पेट बड़ा होगा तो छोटे मोटे प्रॉब्लम लाइक जिस तरह मसाने की नेक जो है, ब्लैडर नेक पे प्रेशर पड़ेगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी हामला खातून को बार बार महसूस होगा कि मुझे यूरिन आया हुआ है, एक्चुअली नहीं आया होगा, ये बहुत कम आया होगा। इसी तरह से पेट बढ़ा हुआ है, ऊपर को स्टमक पुश हो गया है, तो खाना आप थोड़ा सा भी खाएंगी तो एकदम से लगेगा जैसे तबीयत बोझल हो गई है, पीछे आंतों पे प्रेशर पड़ेगा तो कब्ज हो जाती है, मतलब और मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली नॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी है बट दे आर बॉदरसम एट टाइम्स। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके बाद हम देखते हैं कि आजकल बेशुमार बल्कि हर तीसरी चौथी जो फीमेल्स हैं उसमें सिस्ट के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सिस्ट होने की बेसिक काज क्या होती है? सिस्ट होने की एक्चुअली तो मेडिकली बात की जाए डॉक्टर तनवीर, तो सिस्ट होने की कोई ख़ास वजह नहीं होती।
लेकिन चूंकि आजकल जैसे आपने पर्टिकुलरली बात की कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, उसकी वजह ये है कि काइंड ऑफ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हम कह सकते हैं, कहते हैं इनऑर्गेनिक एंड प्रोसेस डाइट सॉरी, इनकी वजूहात की वजह से भी हो सकता है। और मेन चीज़ जो है वो सेडेंट्री एंड लेजी लाइफस्टाइल्स। और चौथी चीज़ मैं ऐड करूंगी कि चूंकि एडवांसमेंट हो गई है, अब हमारा एक्सेस है इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो प्रीवियसली भी शायद होते थे, एक तो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी तो उसके कंपैरिजन में उतना नंबर रिपोर्ट नहीं हुआ, जो थे भी उनका एक्सेस उस तरह से फैसिलिटीज़ अल्ट्रासाउंड की तरफ नहीं था, तो इसलिए पता ही नहीं चलता था। अब अक्सर एट टाइम मैंने ये भी देखा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसने रूटीन में वैसे ही अल्ट्रासाउंड किसी चीज़ के लिए कराया वो किसी और चीज़ के लिए था, अब उसमें पता चल गया कि जी सिस्ट है, तो ये रीज़न भी आ जाता है। ठीक, तो डॉक्टर साहब सिस्ट और फाइब्रॉइड इसमें अगर फ़र्क करें तो कैसे करें? अच्छा, सिस्ट और फाइब्रॉइड बड़ा आपने अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो अक्सर ये होता है कि जी सिस्ट क्या है और फाइब्रॉइड क्या है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, यूट्रस एंड ओवरीज, जो कि इन कोलैबोरेशन अंडर इफेक्ट ऑफ ब्रेन एंड हॉर्मोन्स काम कर रहे होते हैं। जो सिस्ट होती है वो होती है थैली, यानी एक गुब्बारा सा बन गया है। अब वो गुब्बारा सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, और ये गुब्बारा एराइज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉम द ओवरी, अंडेदानियों से। जबकि जो फाइब्रॉइड है ये मसल जो होता है बच्चेदानी का, उसका एक ट्यूमर होता है, जो कि कैंसर नहीं होता, मतलब है तो प्रॉब्लम वाली चीज़ लेकिन है कि खतरनाक नहीं है, जड़ों वाला नहीं है, यानी उस ऑर्गन तक स्पेसिफिक है। ये बच्चेदानी यानी रहम से राइज करता है, उसके डिफरेंट पार्ट से राइज कर सकता है। उसके अंदर वाली वॉल में हो सकता है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसके मसल के दरमियान में हो सकता है, उसमें भी थोड़ी ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा बाहर वाली झिल्ली से भी राइज कर सकता है, जिसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होता, बट अगर साइज बहुत ज़्यादा हो तो फिर पेरिनियल प्रेशर, डिस्कम्फर्ट, यूरिनरी कंप्लेन, बावल सिम्टम्स वगैरह राइज कर सकते हैं।